मुझे भूख लगी है तो मेरा दिमाग खराब होता है। जब तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता, मैं शांत नहीं हो पाता। अगर आप भी अक्सर ऐसे ही जुमले बोलते हैं, तो जनाब ये स्टडी आपके लिए है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क ओपन रिसर्च में प्रकाशित इस स्टडी के अनुसार फूड पाइप या पेट में अल्सर जैसी कई समस्याएं दिमाग से जुड़े रोग पार्किंसंस का खतरा बढ़ाती हैं। तकरीबन 9,350 रोगियों की एंडोस्कोपी रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ये खुलासा किया गया। तो क्या वाकई आपके पेट और दिमाग के बीच में कोई कनेक्शन है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित मिगलानी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू डॉक्टर, जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या वाकई पेट और दिमाग के बीच में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, जैसे कि पुराने ज़माने में बताया जाता था कि सारी बीमारियों की जड़ पेट से होती है। तो वो हुँ, बात धीरे-धीरे अभी नई रिसर्चेज़ से ये प्रूव होती जा रही है। हुँ, और जो पार्किंसंस डिज़ीज़ जो ये स्टडी के बारे में बताया गया है, इसके बारे हुँ, में काफ़ी टाइम से बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जिन्होंने बताया है कि ये पार्किंसंस की बीमारी का ओरिजिन काफ़ी हद तक इंटेस्टाइन से, आँत से हो सकता है। हुँ। और अभी ये जो नई स्टडी आई है, इसमें ये बताया है कि इवन पेट में या फूड पाइप में भी अगर जख्म होते हैं, तो उन लोगों में पार्किंसंस बीमारी होने के चांसेस 76% ज़्यादा है। ज़्यादा है, हाँ। तकरीबन हाँ, तकरीबन 80% हो तक गया है ये। हाँ, हुँ, 80%। बट और ये ऐसा नहीं है कि आपने आज बाहर खाना खाया है और आपके पेट में इन्फेक्शन आया है तो आपको हुँ, 2 साल के अंदर पार्किंसंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हुँ, इस स्टडी के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। इस स्टडी हुँ, में 3000 पेशेंट्स जिनके हुँ, अंदर फूड पाइप के अंदर अल्सर पाए गए थे, हुँ, जख्म पाए हुँ, गए थे, उनको हुँ, हुँ, कंपैरिज़न किया 9000 नॉर्मल लोगों से जिनमें के अंदर हुँ, कोई जख्म नहीं थे। यानी कि 1:3 का रेशियो कंपैरिजन था। और ये हुँ। पेशेंट 2001 से 2005 के, मतलब करीबन 5 साल के अंदर इन पेशेंट्स को एनालाइज़ किया इकट्ठा गया। किया गया। और हुँ, 2005 से 2023 करीबन हुँ, करीबन हुँ, 20 साल तक इनको फॉलो अप में रखा गया। हुँ, और इसमें पाया गया कि जिन लोगों के, जिन मरीजों के पेट में जख्म हुँ, घाव हैं या इरोजन्स हैं या एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या पेन किलर्स के कारण जख्म घाव हैं, हुँ, उनके हुँ, हुँ, अंदर करीबन करीबन 2.2% पेशेंट्स के अंदर हुँ, पार्किंसंस पाया गया, जो कि नॉर्मल लोग थे जिनके अंदर पेट में कोई भी जख्म नहीं थे, उनके अंदर 0.5% के अंदर पार्किंसंस डिजीज पा आई। तो मिली। हुँ, ये तो एक, अगर हम ऐसे देखें तो ये तो 5 गुना ज़्यादा हो गया। बट इसके अंदर हम बिल्कुल। जब स्टडी करते हैं तो रिसर्च में कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, एज को हुँ, और सारे रिस्क फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। तो उसका बाकी सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स को निकालने के बाद इस स्टडी का निष्कर्ष यही जी, आया कि जिन पेशेंट्स के अंदर ऊपर में, यानी कि खाने की नली, पेट में जख्म घाव थे, उनके जी, अंदर पार्किंसंस होने के 76% चांसेस से ज़्यादा हैं। ज़्यादा रहे। जी। हुँ। जी, डॉक्टर यहाँ थोड़ा-सा दर्शकों को ये भी बताएँ कि पार्किंसंस क्या है? वो किस तरह से किसी को इफ़ेक्ट करती है? गट हेल्थ से तो वो जुड़ी है, हमने समझ लिया। लेकिन हाँ जी। पार्किंसंस है क्या? पार्किंसंस एक न्यूरो हुँ, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, जैसे कि एक जिसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा एक जगह है, एक पार्ट है, जो कि हुँ, बेसिकली मूवमेंट से इन्वॉल्व होता है। और जी, उसका एक्शन जो होता है, उसके अंदर डोपामीन जो हार्मोन है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो पार्किंसंस डिजीज के अंदर लिवोई बॉडीज बन जाती हैं उनके न्यूक्लियाई के अंदर, जो कि डोपामीन को सिक्रीट होने से बंद कर देती हैं। यानी कि जी, उनके वहाँ के सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण हुँ, पार्किंसंस में जो मुख्य लक्षण होते हैं कि धीरे धीरे चलना, हाथों का हुँ, कांपना, खाने में दिक्कत होना, जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो बहुत स्लो हो जाती हैं। और हुँ, 60% से या 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों के 1% पॉपुलेशन को पार्किंसंस जी, डिजीज होती है। तो ये इतनी ज़्यादा है, इतनी प्रेवलेंट है, और वर्ल्ड में बहुत अनफॉर्चुनेटली इसका डायग्नोसिस थोड़ा लेट होता है, बट ये ट्रीटेबल बीमारी है, कुछ दवाइयों से ये कंट्रोल हो सकती है। तो हुँ, बेसिकली ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। और ये स्लोली 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 इसका लक्षण सामने आने लगते हैं।
अब ये इंटेस्टाइन से कैसा रिलेटेड है या कैसे गट से जुड़ा है? कैसा रिलेटेड है, तो इस स्टडी में ये भी पाया गया है, या वैसे भी इन जनरल जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर पार्किंसंस डेवलप होने के चांसेस 2 गुना ज्यादा हैं नॉर्मल लोगों से। 2 गुना ज्यादा हैं। हाँ जी, यानी कि अगर मान तो लो कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको पार्किंसंस होने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स डबल है नॉर्मल बंदे से जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंटेस्टाइन के न्यूरॉन्स या वहां पे अब इसमें बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों है। मेरे ख्याल से आपका अगला सवाल यही होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो इससे पहले कि आप सवाल पूछें, मैं ही आपको जवाब दे देता हूँ। जी, तो उसके अंदर ये ऐसा होता क्यों है, इसके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। एक जो हाइपोथेसिस ये होती है कि जो मैंने अभी बताया कि पार्किंसंस के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर लिवोइड बॉडीज बन जाती हैं। बेसिकली एक अल्फा सिन्यूक्लिन करके एक मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो कि ज्यादा इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर, और वो एक तरीके से क्लम्पिंग हो जाती है उस प्रोटीन की, और वो न्यूरॉन्स को खत्म कर देता है। तो जो इस स्टडी में भी और बाकी स्टडीज में भी पाया गया है कि इंटेस्टाइन में जब डैमेज होता है तो इस तरीके से उसके वहां पे बॉडी के अंदर अल्फा सिन्यूक्लिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ये प्रोटीन की, और इसी के कारण वो वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, और उसके कारण वहां पे वो डीजनरेशन स्टार्ट होती है। और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है, वही बोला है, इट टेक्स 2 to 3 डिकेड्स, मतलब 20 से 30 साल लगते हैं इस चीज को एक्शन में आने में। तो जी, इस ये स्टडी ऐसा नहीं में है भी कि जी, इस जी, स्टडी में भी ये बताया गया कि आपको 2 दशक तो कम से कम लगेंगे। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल, इतना समय अगर आपके पास है, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? और क्या इसके लिए कुछ बचाव के उपाय भी हैं कि अगर आपने लक्षणों को समझ लिया है, सिम्पटम्स आपको समझ आ गए कि आप उस दिशा में जा रहे हैं, तो अब आपको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ, इससे पहले ना मैं एक और आपके जो हुँ, हाइपोथेसिस में, जो एक तो अल्फा सिन्यूक्लिन बॉडी का बताया मैंने, एक जी। और रीजन है जिसे बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम का ओह! मतलब है, ये इन दोनों की इंपॉर्टेंस है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, लीकी गट सिंड्रोम में क्या होता है कि पार्किंसंस पेशेंट के अंदर भी ये देखा गया है कि जोनुलिन एक प्रोटीन होता है, वो ज्यादा है, और ये जोनुलिन इज दोनों ए ही गट मार्कर, हेल्थ से जुड़े हुए हैं, दोनों गट ही हेल्थ से गट जुड़े हेल्थ हुए हैं। हाँ जी। हुँ, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में मान लो इन्फ्लामेशन हुई, सूजन हुई, या कोई इन्फेक्शन हुआ, तो इसके अंदर हमारी इंटेस्टाइन के जो बैरियर है वो लीक हो जाता है, तो उससे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और उसके कारण हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, जिसके कारण एक पार्किंसंस भी बीमारी होने का ये कारण हो सकता है। तो ओके। दो हाइपोथेसिस हैं, एक तो अल्फा सिन्यूक्लिन का प्रोडक्शन ज्यादा होना, और एक लीकी हुँ, गट सिंड्रोम होना, कि मतलब हमारी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ, या हमारी इंटेस्टाइन का जो गट बैरियर है वो वीक हुआ, जिसके कारण एंटीबॉडीज डेवलप हुई, और जिसने पार्किंसंस को किया। तो पार्किंसंस के जेनेटिक कॉजेज भी रहते हैं, जिसके अंदर हुँ, ये रोल अगर उसका ये प्ले करता है। अब आए की बात, अगर हमें ऐसे क्या लक्षण है कि भाई जिससे पता लग जाए कि भाई हमें आगे हुँ, पार्किंसंस होगा कि नहीं होगा, तो देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं। हुँ, तो बस यही है कि आपको ये एक जस्ट एक मार्कर है कि अगर आप आपकी फैमिली में, बिकॉज इसका पार्किंसंस का थोड़ा फैमिली का भी रहता है, जेनेटिक जीन्स भी इन्वॉल्व रहते जी, हैं, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, तो आप उसको अवॉइड करें। और इसके अंदर जो मेन चीज यही है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दें। डाइट पे मतलब बेसिकली क्या है कि पार्किंसंस के अंदर देखा गया है कि कुछ बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, कुछ हुँ, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। बढ़ और जाते हैं। अभी हाँ, और इस पे अभी बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है, जिसके अंदर इंटेस्टाइन, हुँ, मतलब पेशेंट के फीकल मैटर का जेनेटिक एनालिसिस होने लग गया है, और वो हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोग्राम से ये स्टडीज चल रही हैं। अभी तक रिजल्ट्स इसके आउट नहीं हुए कि किस तरीके जी, के बैक्टीरिया को या हुँ, दें हम प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक, जो कि गट पार्किंसंस हेल्थ या को अदर इम्प्रूव करता है। न्यूरोडेजेनरेटिव प्रॉब्लम्स में हेल्प करें। अभी इस जी, पे रिसर्च चल रही है, बट क्लियर कट कोई वर्डिक्ट आउट नहीं हुआ। बट हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन में हम बोलते हैं कि हाई फाइबर डाइट लीजिए,
तो ये हाई फाइबर डाइट बेसिकली क्या है कि बेसिकली फल फ्रूट सलाद ज्यादा खाएं, या जिसे हम मेडिटेरियन डाइट भी बोलते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे कि हमें पौधे को उगाने के लिए हाँ, अच्छी अच्छी धरती खाद चाहिए, मिट्टी। मतलब खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, मतलब हम्म तो वैसे ही जो फाइबर है वो हम्म हमारी इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया को डेवलप करने के ग्रो लिए करने में जरूरी मदद करता है। मदद जी करता है। और जो जी है, जो बैक्टीरिया है हमारा, जब फाइबर्स को डाइजेस्ट करता है तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है, जो जी। कि हमारी गट की इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी, यानी कि गट हम्म के बैरियर को बेटर करता है, ताकि हम्म हमारे इंटेस्टाइन से लीकेज, जो एंटीबॉडीज और डैमेजिंग सब्सटेंसेस हैं वो नहीं हो। तो आप हमें आप अपनी, यहाँ पर एक बार मुझे इंटेस्टाइन से होने वाली लीकेज को बहुत ही आसान से भाषा में समझा सकते हैं कि वो क्या है, किस तरह से होती है, कैसे इफेक्ट करती है? देखिए बेसिकली लीकेज, ये लीकेज ऐसा नहीं हम्म है कि कोई पानी टप टप कर रहा है। बेसिकली ये हमारी जो इंटेस्टाइन के म्यूकोजा सेल्स होते हैं वो आपस में हम्म टाइटली जुड़े हुए हैं। अब हमारी जी इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो हमारी आंत में अच्छा जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वही हम्म हमारी म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होएगा, एब्जॉर्ब और होगा, और ठीक। बाकी जो टॉक्सिन्स हैं या जो नहीं एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंसेस या हम्म कुछ भी एंटीबॉडीज कहिए या कुछ भी कहिए, उसको वो क्रॉस नहीं करने देती। अब म्यूकोजा हम्म तो क्रॉस करने नहीं देगी, बट जी एक म्यूकोजल सेल दूसरा म्यूकोजल सेल आपस में जुड़े हुए हैं। हम्म ठीक है, जब कोई इन्फेक्शन होता है या फिर जैसे हमने पेन किलर्स लिए या अल्कोहल कंजम्पशन किया, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो जो म्यूकोजल सेल्स हैं ये थोड़ी सी वीक हो जाती हैं आपस में, ओके। और उसमें से टॉक्सिन्स या सब्सटेंसेस अंदर एंट्री लेवल मिल अंदर, सकते हैं। ओके। या तो ये म्यूकोजल डैमेज हो जाएगी, तब अंदर हम्म जाएंगे, या फिर हम्म ये जो बैरियर है, तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो इस बैरियर को मेंटेन जी करने में हेल्प करते हैं। जी ठीक। तो आपने कहा, हाँ हाँ, आप बताइए बताइए। नहीं नहीं, तो यही हमारे हम्म बेसिकली हमारी गट इम्यूनिटी को। और अब रही बात कि ऐसा क्या करें हम कि वो करें, तो हम्म पहली चीज तो हमने यही बोला कि फाइबर ज्यादा लीजिए, यानी मेडिटेरियन हाँ डाइट पे रहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमें नसेड्स, पेन किलर्स को सोच हम्म समझ के लेना चाहिए। इस स्टडी में जी भी ये बताया है कि पेन किलर लेने से जिन लोगों को, ये तो वेस्टर्न स्टडी है जिसके अंदर पेन किलर्स काफी हम्म लोग लेते हैं, और उन्होंने पाया कि इसमें इन्फेक्शन, उसने जख्म पैदा किया और उसमें भी आ हम्म रहा। तो हम्म आप पेन किलर्स का भी इस्तेमाल मिनिमम करिए, बहुत जी जरूरी हो तभी लीजिए, क्योंकि वो भी हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लाइनिंग को लाइनिंग को ठीक है। डैमेज करते हैं। तो पेन किलर्स नहीं लीजिए, अल्कोहल को अवॉइड करिए, खाने में फाइबर कंटेंट्स, फ्रूट सैलेड का ज्यादा इस्तेमाल करिए। कुछ ऐसी चीजें हैं खाने में भी, जैसे कार्ब्स कुछ ऐसे हो गए जो अनहेल्दी कार्ब्स है, या कुछ जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए नॉर्मल फूड में, कि जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जो हम सोचते हैं दिनचर्या में कि अरे ये तो एक साधारण सी चीज है और हम खा लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप नहीं नहीं है। खाइए। बेसिकली हम्म जो प्रोबायोटिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अनियन हम्म हो गया, या फिर हमारे ग्रेप्स हो गए और बनाना हो गया, ये प्रोबायोटिक फ्रूट्स माने जाते हैं, तो इनको आप ज्यादा हम्म कंज्यूम करिए। क्रैनबेरी हो गई, तो ये सारे हम्म फ्रूट्स होते हैं, ये आपके ज्यादा प्रोबायोटिक हम्म में हेल्प करते हैं। बाकी हाइजीन का ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज हाइजीन इंपॉर्टेंट है हम्म कि और मतलब प्रोसेस्ड, जैसे कि आजकल वो जंक फूड होता है वो थोड़ा सा हम्म अवॉइड करें, बट एज सच अवॉइड करें। कोई और वो लिमिटेशन नहीं है कि आप ये ना खाएं ये ना खाएं। ठीक है। डॉक्टर अमित, आपने बात की पेन किलर की, यहाँ दो दो तीन चीजें हम्म मैंने लिख कर रखी हैं जिन पर आपने अभी जिनका जिक्र किया। तो सबसे पहले पेन किलर को ही लेते हैं। पेन किलर आपकी गट हेल्थ के साथ साथ लिवर को भी इफेक्ट करते हैं। फैटी लिवर अगर बिल्कुल। आपको है तो आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की वहां पर जरूरत है। तो पेन किलर को थोड़ा और डिटेल में बताएं, कि क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ ये बहुत होता है, काम करके आप थक गए हम्म हैं, एक पेन किलर खाया और आप सो गए। एक पेन हम्म। किलर की आदत जो आप डाल रहे हैं वो किस तरह से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए पेन किलर क्या होता है कि वो हमारी, अगर हम जीआई की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइनिंग जो होती है उसको डैमेज करता हुँ, है, और उसमें अल्सर, अगर आप रेगुलर पेन किलर्स लेंगे तो वो अल्सर हुँ, फॉर्मेशन में डेवलप हो जाएगा, और जो कि स्टडी जी, में बताया है कि अल्सर्स बनने से ये लोगों को पार्किंसंस होने के पार्किंसंस। 76% ज्यादा है ना। तो हुँ, इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये अल्सर्स आपको पेट में दर्द, ब्लीडिंग, जिससे कि आपका हुँ, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, ये करते हैं।
ये पेन किलर्स लीवर पे भी इनडायरेक्ट डैमेज करते हैं और धीरे धीरे लीवर में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पेन किलर्स, और ये पेन किलर्स अगर ज्यादा लंबे समय तक लेंगे तो ये किडनी पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये जी मल्टीपल लेवल पे आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं, खासतौर से अगर जो डायबिटिक हैं तो उनकी किडनी वैसे ही पहले कॉम्प्रोमाइज है, पेन किलर्स ज्यादा लेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो जब हम पार्किंसंस और गट हेल्थ की बात कर रहे थे तो आपने बार बार एक चीज का जिक्र किया था, वो था कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, कि वो एक ऐसा साइन है जो आपको बता सकता है। तो क्या जिन लोगों को कब्ज है और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पार्किंसंस रहा है, उनको कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? देखिए बेसिकली कॉन्स्टिपेशन ऐसा वही है कि थोड़ा सा फाइबर पे ज्यादा कंटेंट पे ध्यान दें, हम्म अल्कोहल को अवॉइड करें, पेन किलर्स को जितना हो सके ना करें, बिकॉज ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। और मतलब आप बात करें तो हम जैसे बोलते हैं कि 76%, हम राउंड फिगर लें तो 80%, या हम 2 गुना भी बोलें तो मतलब एक नॉर्मल पेशेंट से आपको 2 गुना ज्यादा चांसेस है, एक रफ अगर हम बात करें तो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको आगे जाके पार्किंसंस हो ही जाएगा, होगा ही। बट ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप मतलब वही है कि गट अपनी जीआई हेल्थ, जो कि गट हेल्थ में आजकल हम काफी पिछली बार भी हमने बात करी थी, तो गट हेल्थ जीआई हेल्थ पे ध्यान दें, पेन किलर्स को ना लें, अल्कोहल अवॉइड करें, फाइबर्स और प्रोबायोटिक्स थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा ले। कंज्यूम करें, जैसे योगर्ट हो गया। तो ये यही चीजें से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको अर्ली सिम्टम्स आने लगे, बिकॉज आपको पता है कि आपके चांसेस ज्यादा हैं, तो आप जल्दी उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में अवेयर होंगे तो आप जल्दी टेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुछ एक्टिविटी में थोड़ी स्लोनेस है या कुछ रिफ्लेक्सेस में रिस्पॉन्स ढीला है या खाने में कुछ गड़बड़ है, तो आप तो जल्दी जाके मिलें। जाकर मिलें, ठीक। डॉक्टर मिगलानी, स्टडी में कहा गया कि अपर जीआई वाले जो लोग हैं, जिनको समस्याएं हैं ईसोफेगस से जुड़ी हुई, पेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ी, उनको ये संभावना ज्यादा है कि पार्किंसंस हो। लेकिन आपने कहा कि कुल मिलाकर पूरी गट हेल्थ जो है वो बहुत अहम है। बिल्कुल। स्टडी के मुताबिक अपर जीआई काफी इंपॉर्टेंट बताई गई। क्या कुछ वाकई फर्क है कि आपको अगर सीने में जलन है या ऊपर आपको भारीपन महसूस हो रहा है तो कुछ फर्क पड़ता है इन चीजों से? नहीं, पहले जो पुरानी स्टडीज हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन गट की डिसबायोसिस के बारे में ज्यादा बताया गया था, और उसी के कारण ये माना जाता था कि भाई उससे रिलेशन है पार्किंसंस का। ये स्टडी बता रही है कि अगर आपकी अपर जीआई ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व है तो भी आपको चांसेस ज्यादा है। तो इसने एक और ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी पूरी होल ऑफ द इंटेस्टाइन इज involved with the Parkinson's, not the small intestine or colon only. जी, तो यहाँ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि जीआई में अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह के सिम्टम्स आप देख सकते हैं? देखिए जीआई तो अपने आप में सबसे बड़ा ऑर्गन है, मतलब इंटेस्टाइन, अगर तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। अगर मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको कुछ भी थोड़े बहुत लक्षण, जैसे कि पेट में दर्द, जलन, खट्टी डकार, मोशन सही नहीं आना, तो आप डेफिनेटली अपने जनरल फिजिशियन, जिसको भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, टेक केयर है, आप एक बार उनसे कंसल्ट जरूर करिए। और अगर आपको एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली हिस्ट्री है पार्किंसंस की, तो आप जरूर डेफिनेटली इसके बारे में एक्स्ट्रा केयर करिए। जी। डॉक्टर अमित, ये सवाल मेरा हर डॉक्टर से रहता है, मुद्दा चाहे जो भी हो, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हर डॉक्टर मना करता है। पहली अल्कोहल, दूसरी स्मोकिंग। तो हाँ आपकी जी, जीआई हेल्थ के लिए ये दोनों कितनी खतरनाक हो सकती हैं? देखिए वन ड्रॉप ऑफ अल्कोहल कैन हुँ, डैमेज द जीआई लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग। तो डेफिनेटली ऐसा मतलब स्मोकिंग एंड अल्कोहल बोथ आर हार्मफुल फॉर द जीआई, हुँ, बट ऐसा नहीं है कि इसके लक्षण आप अभी एक एक आपने ड्रिंक ली और अभी सिम्टम्स आने लगेंगे, बट आप इसको रेगुलरली कंटिन्यूअस लेते रहेंगे तो डेफिनेटली इसके सिम्टम्स आने लगेंगे। तो आप अगर वैसे तो इनको ये डेफिनेटली जीआई के अलावा लंग के लिए भी स्मोकिंग हार्मफुल है, और भी बहुत सारे हुँ, ऑर्गन्स हैं जिन पे इम्पैक्ट करती है। तो डेफिनेटली ये अच्छी चीजें नहीं है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, और हुँ, आप इसे अवॉइड करिए। अगर आप लेते हुँ। भी हैं तो इसको बड़ा जुडिशली या ओकेजनली लीजिए, ताकि ये मिनिमम आपकी गट को, पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करे। जी, आपने कहा अगर आप लेते भी हैं तो,
इस तो को भी थोड़ा कंप्लीट करिए और बताइए कि अगर कोई लेते हैं तो मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए? मिनिमम तो देखिए ये ठीक है कि आप एक बूंद भी ना लें, ये लेकिन क्या है? हाँ। मैक्सिमम हुँ, लिमिट, आप ये कोई ऐसा सेफ लिमिट मार्जिन नहीं है कि आप बोले कि हुँ, इतने लेने पे आप सेफ हैं और इतने लेने पे नहीं सेफ। तो हुँ, अगर हम मान लो जैसे कि फीमेल है तो उसको हम बोलते हैं कि 2 पैग्स इन ए डे फॉर 5 days इन ए वीक। अब वो पैग जो हम बात कर रहे हैं वो 30 ml का बोल रहे हैं। कितना? ठीक है, हुँ, और ये भी वेस्टर्न डाटा है। इंडियन डाटा में वी आर मोर प्रिडिस्पोज। तो इसके लिए ये कहना कि कौन सी लिमिट आपके लिए सेफ है। अब अगर कोई पेशेंट डायबिटिक हुँ, है या कोई कार्डियक पेशेंट है तो डेफिनेटली उसकी जी, सेफ लिमिट और कम हो गई। तो एज हुँ, सच राइट, कोई किसी के लिए भी इवन नॉर्मल भी है तो अगर हम देखें तो अल्कोहल सोशली या अल्कोहल कंजम्पशन बहुत, मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स अल्कोहल हुँ, ओकेजनली या सोशली। तो उसमें से ओनली 10% ऑफ द पेशेंट्स विल हैव लीवर रिलेटेड सिम्टम्स। बट वो लीवर रिलेटेड सिम्टम्स किस में आएंगे ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ये तो नहीं पता। आपकी बॉडी अल्कोहल को किस तरीके से बिहेव कर रही है, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये कहना बहुत हुँ, मुश्किल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप उसकी मात्रा एज लो एज रखिए। ये रखें। हर हुँ, पेशेंट के लिए, हर पर्सन के लिए डिफरेंट है कि भाई जी, आप इतने में सेफ हैं या नहीं है। और ये कहना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट अभी दिखेगा, इसका इम्पैक्ट हुँ। ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स और इयर्स में दिखता है। जी। अच्छा, कुछ दिनों पहले ही मैं कहीं कुछ ऐसे स्टडी देख रही थी, कुछ खबरें पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा गया था कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आप उसके बाद खाना खाते हैं तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपको पहले फूड लेना है बाद में, तो ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में कि आपको खाना पहले रखना चाहिए या बाद में? अल्कोहल के साथ आप फूड को किस तरह से मिक्स कर सकते हैं? देखिए इस जो आपने, जैसे अब मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली है, बट अल्कोहल की, अगर एम्प्टी स्टमक अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन रैपिड होगी। हुँ, खाली पेट आप अल्कोहल लेंगे तो उसकी कंजम्पशन रैपिड होगी। और अगर हुँ, आप कुछ खा लेंगे तो उसके बाद, क्योंकि इंटेस्टाइन में वो फूड भी है, स्टमक में फूड भी है और अल्कोहल है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट विल बी स्लोअर। हुँ, जी। तो तो यानी इसीलिए कि मतलब हुँ, हाँ, बट ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो अमूमन पहले ड्रिंक करते हैं और उसके बाद खाते हैं। उसका जी। रीजन यही है कि क्योंकि उनको अल्कोहल बाद में खाने के बाद खाते हैं तो दो चीज होती है, एक तो अल्कोहल का इफेक्ट ही नहीं आता, जो उन्हें इलेशन या फीलिंग चाहिए वो नहीं मिलती। हुँ, दूसरी बात ये है कि अल्कोहल से, अभी आपने खाना खाया और खाने के बाद आप अल्कोहल अगर ज्यादा क्वांटिटी में पी लेंगे तो वॉमिटिंग आ जाएगी। तो इसीलिए, जी। बट आइडली जो ये है कि अल्कोहल कम से कम लें, स्लोली कंज्यूम करें। इट शुड हुँ, नॉट बी रैपिड, कि मतलब जैसे जी। कि मान लो कि हम 3 पैग्स कोई कंज्यूम करता है तो इट शुड हुँ, बी कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 hours रादर देन टू बी कंज्यूम्ड इन 1 hour। अगर आप रैपिड कंज्यूम हुँ, करेंगे तो उसके इफेक्ट्स ज़्यादा। ज्यादा हार्मफुल होंगे। दूसरा ये है कि आप उसके साथ फैटी, बिकॉज अल्कोहल जो है पेनक्रेटाइटिस भी करता है, तो आप उसके हुँ, साथ अगर कंज्यूम कर भी रहे हैं तो आप सैलेड या इस तरीके के लीजिए, हाई फाइबर ले लीजिए, बट हाई हाँ, फैटी मील्स नहीं लीजिए, क्योंकि फैटी मील्स क्या करते हैं, वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं और अल्कोहल पेनक्रियाज को डैमेज करता है। तो वन शुड हुँ, अवॉइड फैटी मील्स, फ्राइड हुँ, थिंग्स विद द अल्कोहल, अगर वो कंज्यूम कर भी रहे हैं तो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लोली हुँ, स्लोली कंज्यूम करें ताकि स्लोली उसका कंज़्यूम। इफेक्ट भी रहे और आपको बॉडी को भी कम डैमेज करे। जी, तो डॉक्टर लौट कर आते हैं दिमाग और गट के बीच। जाते-जाते हमारे दर्शकों को बताएँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल करें, वो आपके दिमाग की सेहत और आपके गट की सेहत दोनों के लिए अच्छे हों? फ्रूट्स, फ्रूट्स फूड्स। मतलब आप फल फ्रूट सलाद ज्यादा खाइए, जैसे कि हुँ, प्रोबायोटिक मैंने जैसे बताया, बनाना, प्याज, अनियंस हो गए और क्रैनबेरीज हो गई, ये प्रोबायोटिक्स, या डेट्स हो गए, ये सब प्रोबायोटिक्स, प्री प्रोबायोटिक फूड्स बोलते हैं इनको, ज्यादा होते हैं। हुँ, बट आप इन जनरल फाइबर्स के कंटेंट को ज्यादा लीजिए, फ्रूट्स को ज्यादा लीजिए। एक ये जनरल सजेशन है फॉर गुड जीआई हेल्थ, फ्राइड, फैटी, फ्राइड आउटसाइड फूड को अवॉइड करिए, खासतौर से अभी हुँ, रेनी सीजन चल रहा है तो बाहर का कुछ भी आप अवॉइड करें, क्योंकि ये ना केवल इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन बल्कि लीवर में भी वायरल हेपेटाइटिस, ये सब के भी रहता दे है, सकता है। चांसेस रहते हैं। तो आप डेफिनेटली हुँ,
हाइजीन का इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए और फ्रूट सैलेड ज्यादा खाइए, फ्राइड कम शुक्रिया डॉक्टर।